मित्रों को मेरा नमस्कार। सभी को नमस्कार। मेरा सुबह के 7 बज रहे हैं और आपकी क्लास जो सुबह आती है जीएस की, जिसमें हम जीएस के कुछ प्रैक्टिस सेट देखते हैं और ये क्वेश्चन होते हैं। तो सभी को मेरा राधे राधे मेरा और सभी को सत श्री अकाल। तो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस की बिना देरी करते हुए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हम देखेंगे सूर सरोवर, ऑप्शन ए सूर सरोवर, ऑप्शन बी समसपुर, ऑप्शन सी सरसई नावर उप, ऑप्शन डी सुरिसर मानसर झील। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन सा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में बेटा। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में है। जुड़वा झील है, सुरिसर और मानसर। अब हम बात करते हैं इसका। ये सूर सरोवर है आगरा में बेटा। कहाँ पर? आगरा में एक रामसर स्थल है जो 2020 में बनाया गया है। तो जल्द ओके। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य में ये रायबरेली में है। कहाँ पर? रायबरेली में है और इसे 2019 में घोषित किया। कब घोषित किया गया है? 2019 में इसे घोषित किया गया है। अब बात करते हैं सरसई नावर झील। किसकी? सरसई नावर झील की। तो ये बेटा है आपका इटावा में है। कहाँ पर? इटावा में स्थित है और इसे 2019 में रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में रामसर कितने हैं बेटा? 10 हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में कितने बेटा? 14 हैं। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ये रहा, और अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? अर्थात अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस का हिस्सा है? तो आप बताएंगे दुधवा का, ऑप्शन ए दुधवा का, ऑप्शन ए पीलीभीत का, ऑप्शन सी कार्बेट का, ऑप्शन डी राजाजीत। तो ये हिस्सा है किसका है बेटा? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क इसका हिस्सा है। और इसका अब ये कहाँ पर है? अब ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। और इसी का जो हिस्सा है वो अमनगढ़, इसका जो कार्बेट है वर्तमान में उत्तराखंड में है और इसी का हिस्सा है कौन? अपना उत्तर प्रदेश का अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ओके, और ये इसी का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, और अगला क्वेश्चन हमारा ये है नंबर ऑप्शन ए, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? आगरा और अलीगढ़ में, मेरठ और मुरादाबाद में। आपसे पूछ रहा है ये कि आगरा और अलीगढ़ में, मेरठ या मुरादाबाद में। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आगरा और अलीगढ़ मंडल में लवण आधारित मृदा पाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? अर्थात उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी कन्नौज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? कन्नौज। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? कन्नौज हो जाएगा। ओके, तो ये जो क्षेत्र है किसके लिए माना जाता है? पूर्व ग्रास के नाम से जाना जाता है। और कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी हुआ करती, किसी हर्षवर्धन की। कन्याकुब्ज ब्राह्मण के मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर था। किसके? हर्षवर्धन के साल। बहुत बड़ी वो शहर हुआ करता था और यहाँ पर इत्र का व्यवसाय होता है, तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर। तो किसके लिए? इत्र, यहाँ इत्र व्यापार और इसके तंबाकू का भी व्यापार भयंकर होता है यहाँ पर। ओके, अगला क्वेश्चन। और भाषा यहाँ की बोली जाती है कन्नौजी बोली जाती है। ओके, भाषा यहाँ की कन्नौजी है। अगला क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश में का निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, अर्थात उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन है? हमीरपुर ऑप्शन है, ऑप्शन बी हरदोई, ऑप्शन सी हाथरस, ऑप्शन डी हापुड़। तो आप बताएंगे कौन सा आपका सबसे छोटा जिला है? तो आप बताएंगे सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश हापुड़ है, 660 किलोमीटर स्क्वायर है। ओके, ये सबसे छोटा है। तो आप याद रखें, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। अगर पूछा जाए तो लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहा है, देखो, जून 2023 में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? जून 2023 में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून, 17 जून, 20 जून या इनमें से कोई नहीं? तो आप इसका आंसर बताइए, कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे कि ये मनाया जाता है 20 जून को। कब मनाया? 20 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 जून का। और इसकी थीम इस बार क्या थी? होप। क्या थीम थी? तो इसकी होप अवे फ्रॉम होम, ये इसकी थीम थी। और हर 20 जून को क्या मनाया जाता है? तो आप बताएंगे विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? जे यूफा नेशन लीग फाइनल्स 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? यूफा नेशनल लीग फाइनल्स 2023 का खिताब किसने जीता? स्पेन ने, क्रोएशिया ने, नीदरलैंड में या ब्राज़ील ने? तो आप बताइए किस देश ने इसको जीता है? तो आप बताएंगे ये नीदरलैंड ने जीता है। किसने? नीदरलैंड ने जीता है। ओके, कौन जीता है? नीदरलैंड ने इस लीग को जीता है। और किसको? नीदरलैंड में आयोजित हुआ बेटा, नीदरलैंड में आयोजित हुआ है, यहाँ पर आयोजित हुआ है। लेकिन जीता किसने है बेटा? जीता इसने स्पेन ने है। जीता स्पेन ने है। किसे हराकर? तो आप बताएं, क्रोएशिया को हराकर जीता था। क्रोएशिया को हराकर जीता। ओके, तो आयोजित नीदरलैंड में हुआ था, स्पेन ने जीता है और क्रोएशिया को हराकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में नवनिर्मित थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया है और यह संग्रहालय किस जिले में बनाया गया है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून 2023 में नवनिर्मित थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया है। यह संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो आप बताइए ये कहाँ पर स्थित है? बलरामपुर, सीतापुर, सोनभद्र या इनमें से कोई नहीं? तो ये बेटा हो जाएगा आपको बलरामपुर में। कहाँ है? बलरामपुर में है। ओके, कहाँ पर? बलरामपुर में है यह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछ रहा है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था? बांग्लादेश को 1971 में तो आज़ादी दिलवाई थी और इंदिरा गांधी ने इसको आज़ादी दिलवाई थी, लेकिन ये कब हुआ था? तो आप बताएंगे कि ये कब हुआ था। ऑप्शन ए 14 नवंबर 1971, ऑप्शन बी 17 अक्टूबर 1971, ऑप्शन 2 अक्टूबर 1974, ऑप्शन डी 16 दिसंबर 1971। तो आप बताएंगे कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की मुक्ति युद्ध समाप्त हुआ था। ओके, लेकिन बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आप कमेंट करके बताइए स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 26 मार्च 1971 को मनाया 26 मार्च 1971 को से मनाया जा रहा है। 26 मार्च को मनाया जाता है। ओके, तो आप याद रखिएगा। और जब भारत और बांग्लादेश से के बीच बवाल चल रहा था और यह युद्ध बंगाली भाषा संस्कृत के अस्तित्व के लिए लड़ा जा रहा था। ओके, और यहाँ पर 93,000 सैनिकों ने साथ जनरल मानेक शॉ के सामने आत्मसमर्पण किया। हमारे यहाँ के जनरल कौन थे जब इंदिरा गांधी ने? मानेक शॉ थे। मानेक शॉ थे और इनके सामने पाकिस्तान की 93,000 सेना आत्मसमर्पण कर दी थी। क्या कर दी थी? आत्मसमर्पण कर दी थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये रहा, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई थी? तो आप बताइए, मथुरा में या पाटलिपुत्र में या वाराणसी में या पानीपत में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या? जिसका पुराना अब वर्तमान नाम क्या है? बिहार की राजधानी जो पटना है, इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था। और
इस जो एक शिशुनाग वंश के कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से, जो शिशुनाग वंश का राजा था, शिशुनाग वंश का, इसने क्या किया था, इसने अपनी राजधानी जो वैशाली से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो वैशाली इसने पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी। ओके, तो यहीं पर इसने स्थानांतरित की थी और इसी के उसमें द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था कालाशोक के शासनकाल में। ओके, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे देवनामप्री के नाम से जाना जाता है? अमोघ वंश, कनिष्क, खारवेल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अशोक को। अशोक को किस नाम से जाना जाता है? तो अशोक को प्राचीन भारतीय मौर्य राजवंश का तीसरा राजा माना जाता है और अशोक को देवनामप्री और प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये बात याद रखिएगा। और उसने मौर्य साम्राज्य को हिंदकुश श्रेणी जो पाकिस्तान से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक, मैसूर, कर्नाटक की पूरी बंगाल तक, इसमें अफगानिस्तान तक पहुंच कर शासन किया था। और गुजर्रा और मास्की अभिलेख में, ये गुजर्रा और मास्की जो अभिलेख है, इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम अशोक किसमें मिलता है? अशोक का नाम तो मास्की और गुजर्रा अभिलेखों में नाम मिलता है। जबकि पुराणों में से क्या कहा जाता है? जबकि पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? तो आपसे पूछे कि अशोक को पुराणों में क्या था, तो अशोक वर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अशोक वर्धन कहा जाता है। अशोक वर्धन कहा जाता है। ओके, तो क्या कहा जाता है बेटा? अशोक वर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अशोक वर्धन कहा जाता है। ओके, अगला ये रहा हमारा क्वेश्चन। बांग्लादेश में मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? 14 नवंबर को, 17 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को, या डी ऑप्शन 16 दिसंबर 1971। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 16 दिसंबर 1971 को। आज़ाद कब हुआ था? 26 मार्च 1971 को। ओके, और अपने यहाँ के जो इंदिरा गांधी थी, उन्हीं के शासनकाल में इसको आज़ादी मिली थी। और एक व्यक्ति थे जो मानेक शाह थे, और इन्हीं के सामने, मानेक शाह के सामने ही इन्होंने क्या कर दिया था? 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को किसने स्थानांतरित किया था? तो आप बताइए, किसने स्थानांतरित किया था? मथुरा में, या पाटलिपुत्र में, या वाराणसी में, या पानीपत में? तो इसको पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया था। और किसने किया था? तो शिशुनाग वंश का एक शासक था, शिशुनाग था। और किस वंश का? कालाशोक था। और इसी ने इसको राजधानी को स्थानांतरित किया था। ओके, और कहाँ से? वैशाली से इसने उठाए थे, पाटलिपुत्र भेजा था। कहाँ? पाटलिपुत्र इसने स्थानांतरित। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे देवनामप्री के नाम से भी जाना जाता? अशोक को, अमोघवर्ष को, कनिष्क को, खारवेल को? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अशोक को। अशोक को देवनामप्री और प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है। और इसको मास्की गुजर्रा अभिलेख में इसको अशोक नाम से उल्लेख मिलता है। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसके का साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जिसने देवगिरी अभियान किया था, देवगिरी में अभियान किया था। और दक्षिण में मालाबार इस सब क्षेत्रों को जीता था, कर्नाटक, मैसूर को। और मलिक काफूर को आप जानते हो, इसको 1000 दिनारी कहते हैं, इसी के सेनापति बनाकर इसको। ओके, तो 1306 में याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगला, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, या वी डी सावरकर ने? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा वी डी सावरकर ने। इसे 1857 की क्रांति कहा था। और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह का बिगुल बनाया था। और 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह भयंकर सैनिकों ने चालू कर दिया था। ओके, अगला क्वेश्चन। गांधी-इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त शामिल नहीं थी? अर्थात गांधी-इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त शामिल नहीं थी?
नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन और बिक्री, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति, ये ऑप्शन सही है इसका। खाद्य उत्पादन पर टैक्स, ये नहीं था, ये ऑप्शन आपका नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ये बात सही थी, तभी तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकना, हाँ उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गांधी जी गए थे, किंतु बात नहीं बनी थी और उन्होंने पूरा ही द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। ओके, अगला क्वेश्चन ये हमारा रहा, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मालदीव। मालदीव की राजधानी माले है और मुद्रा यहाँ की रुपया है। ओके, बांग्लादेश की मुद्रा टका है और राजधानी यहाँ की क्या है? तो आप बताएंगे काठमांडू है। क्या है? काठमांडू है। नेपाल की राजधानी, नेपाल की राजधानी ढाका है, सॉरी नेपाल की राजधानी काठमांडू है बेटा, काठमांडू है और यहाँ पर रुपया चलता है। और अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है, यहाँ भी रुपया चलता है। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ पर टका नाम की मुद्रा चलती है, तो याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित, आप बताइए। बोमडिला दर्रा कहाँ पर है? तो बोमडिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो बोमडिला दर्रा आपका है अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर कौन कौन से दर्रा हैं? तो यहाँ पर बोमडिला है, इसके अलावा यहीं पर क्या है? दीफू दर्रा है बेटा, दीफू दर्रा है यहीं पर। कौन सा दर्रा? तो आपका दीफू दर्रा। कौन? दीफू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। कौन दर्रा बेटा? दीफू दर्रा है, दीफू दर्रा है यहीं पर अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा यहाँ पर यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा भी है। ओके, और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन है देख लेते हैं एक जल्दी से। कौन कौन है? बारालाचला यहीं पर है। इसके अलावा और कौन से है बेटा? तो यहीं पर सिपकिला है, सिपकिला यहीं पर है, सिपकिला दर्रा यहीं पर है। और यहीं पर कौन है? रोहतांग दर्रा भी यहीं पर है। ओके, अब बात करते हैं सिक्किम में। सिक्किम में नाथुला है, नाथुला और जेलेप्पा। कौन? जेलेप्ला, ये भी यहाँ पर है। ओके, तो इतना याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये बताइए अष्टमुड्डी आर्द्रभूमि झील निम्नलिखित में कहाँ? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में या असम में? तो ये केरल में है बेटा। अष्टमुड्डी झील कहाँ पे है? तो आप बताएंगे ये केरल में है, कोल्लम जिले में स्थित है और ये केरल की दूसरी सबसे बड़ी झील है जो आकार 8 भुजाओं वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, आसाम में, मिजोरम। तो ये अरुणाचल प्रदेश भाई प्रवेश करती है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में चलती है। अब बात हो रही ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से बेटा? तो मानसरोवर झील है और तिब्बत में झील पड़ती है। तो ब्रह्म नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत के पास एक चेमयुंगडम ग्लेशियर है, चेमयुंगडम ग्लेशियर है, वहीं से निकलती है और ये हिमालय के समानांतर होते हुए नामचा पर्वत चोटी के पास अरुणाचल प्रदेश में चल जाती है और यहाँ से आसाम में जाती है और बांग्लादेश में होते हुए बंगाल खाड़ी में स्वाहा हो जाती है, अर्थात गिर जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देते हैं। पूछ रहा है भारतीय संविधान को बनाने वाली भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थीं? भारतीय संविधान को बनाने वाली भारतीय संविधान में कितनी महिलाएं थी? तो आप बताएंगे कितनी थी बेटा? 10, 12, 15 या 14? तो ऑप्शन हो जाएगा 15। पूरे 389 सदस्य थे। कितने? 389 सदस्य थे और इसमें 292 जो थे ब्रिटिश थे, ब्रिटिश प्रांतों से आए थे, ब्रिटिश प्रांतों से आए थे। कहाँ से? और 93 देसी रियासत से बेटे, देसी रियासत से थे, देसी रियासत से कितने थे? 93 थे। ओके, और जिसमें ब्रिटिश प्रांतों में 208 सदस्य कांग्रेस के थे और इसमें कितने थे? 292 में 208 कांग्रेस के थे। किसके थे? कांग्रेस के थे बेटा। और 73 मुस्लिम लीग के थे, मुस्लिम लीग के 73 थे। तो आप याद रखिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 15। ओके, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये रहा,
अगला क्वेश्चन रहा, और यह है कौन सा, कह रहा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय कौन देता है? कौन देता है अंतिम निर्णय संविधान के? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी भारतीय उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा अध्यक्ष, किसके? लोकसभा के अध्यक्ष। और ये अनुच्छेद 103 में है बेटा, अनुच्छेद 103 में ये बात कही गई है। इसमें अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद किसी भी सदन के सदस्य को अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय पर करेगा तथा राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। किसका? राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा, अंतिम निर्णय होगा। लेकिन बात ऐसे, लेकिन यहाँ पर भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची की बात की गई है। मेरी बात ध्यान सुनना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद किसी भी सदस्य की अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति के निर्वाचन आयोग की राय पर करेगा और राष्ट्रपति का निर्णय। लेकिन जबकि अगर कोई बात दल बदल होगा, किसी दल को मान लो कोई बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में आता है वैसे में, तो उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है और उसका निश्चय अंतिम होगा। ओके, तो आप याद रखिए, इसका उत्तर लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव को पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? 314, 341, 342 या 324? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 324। ओके, क्या हो जाएगा? तो भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई और 324 से 329 तक चुनाव आयोग के बारे में जिक्र किया गया है। तो आप याद रखें। और चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई है? 25 जनवरी 1950 को हुई है बेटा, 1950 का। तभी 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला रहा हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के निर्णय देता है? मतलब यदि भारत में एक नए राज्य का गठन किया जाए तो इसका निर्णय कौन देगा? तो आप बताएंगे इसका ऑप्शन अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 1? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3, ऐसी बात कहता है। और ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को कुछ अधिकार देता है। क्या देता है? किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 से अधिक राज्यों को भागों में मिलाकर एक, मतलब अनुच्छेद 3 संसद को शक्ति देता है। किसको? संसद को। और ये मतलब क्या कर सकता है? जैसे कोई ये एक राज्य है, इसको बांट के 2 राज्य बना सकता है और ये 2 राज्य को मिलाकर एक राज्य बना सकता है। ये सब निर्णय करने का काम इसी का होता है। ओके, वह किसी राज्य क्षेत्र को की सीमा को बढ़ा सकता है, वह किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकता है, उसके सीमाओं में परिवर्तन, उसका नाम भी परिवर्तन करता है। अर्थात किसी राज्य के यदि उत्तर प्रदेश नाम है तो उसका रामनगरी नाम कर सकता है। ये उसको अधिकार होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो क्या कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है? ये आप बात बताइए किसके? तो आप बताएंगे 78वां संविधान संशोधन अधिनियम 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन या 82? तो यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना है, निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, तो इसीलिए इसका जिक्र किया है। और यह अधिनियम 2002 में आया था, 2002 में यह अधिनियम आया था। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा, मूल्य ह्रास, मूल्य में कमी की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता क्या है? बताइए, ये बताइए क्वेश्चन। टूट फूट होने के नुकसान के एक वर्षीय भत्ता क्या होता है? जारी चल रहे कार्य में, भूमि में या तैयार माल में या पूंजीगत वस्तुएं में? तो आप बताएंगे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो पूंजीगत जो वस्तुएं होती हैं, पूंजीगत वस्तुओं में किसी भी औद्योगिक उत्पादन सहयोगी, जैसे मशीन, मान लो कोई मशीन में लगाता हूँ, मान लो मैंने एक कंपनी खोली और उसमें मैंने कई मशीनें लगाई, तो मशीन घिसेंगी, ख़त्म होंगी मशीनें, या उसका मतलब कि धीरे धीरे मशीन के पार्ट खराब होंगे। तो वही कह रहा है कि मूल्य ह्रास की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता क्या होता है? पूंजीगत वस्तुओं में होता है। ओके, तो मूल्य ह्रास इन्हीं पूंजीगत वस्तुओं में होने वाले टूट फूट होने वाले नुकसान के लिए एक वार्षिक भत्ता होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस में पाई जाती है? मतलब
कि बेरोजगारी दिखती नहीं है और बेरोजगार लोग होते हैं कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, फैक्ट्री क्षेत्र। तो ऑप्शन इसका जो है कृषि क्षेत्र में। जैसे कोई 1 बीघा खेत है, उसमें 1 आदमी लगता है तब भी 10 कुंटल अनाज बनता है। यदि 10 आदमी काम करेंगे तब भी 10 कुंटल होगा। तो 1 आदमी करे 10 आदमी, तो यहाँ पर छिपी बेरोजगारी, लोग लगे रहेंगे लेकिन पता ही नहीं चलता। ओके, ये क्या है? ऑक्ट्राई क्या है आपको बताना है। ऑक्ट्राई क्या है मुझे बताइए। ये क्या है? ग्रामीण, ये टैक्स है या टैक्स कलेक्शन सेंटर है या टैक्स प्रोसेसिंग सेंटर है या टैक्स इन्फॉर्मेशन है? तो आप बताएंगे यह एक प्रकार का ये टैक्स है। क्या है? एक प्रकार का टैक्स है जो किसी नगर निगम या जिलों में खपत होने वाले सामानों के ले जाने की स्थानीय निकाय द्वारा लगाया जाता है। और ये 1960 के दशक से चल रहा है, 1960 के दशक से चल रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था? भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। तो इसका कौन था? ग्रामीण बैंक, विकास बैंक, आरोहण बैंक या प्रथमा ग्रामीण? तो ग्रामीण बैंक हो जाएगा। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को शिवरमन की कमेटी के आधार पर हुई। शिवरमन समिति के अनुसार हुई थी। ओके, और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पहला बैंक स्थापित किया था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस रूप में अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या है? उसे रेपो दर कहते हैं। अब वापस ले तो ऑप्शन ये हो जाएगा रेपो दर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसमें कहा गया है, अगला क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत का सरकार का एक कार्यक्रम है, किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष आपका किससे संबंधित है? स्वच्छता से, डिजिटलीकरण से, राजमार्ग से, टीकाकरण। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा टीकाकरण। क्या हो जाएगा बेटा? इसका टीकाकरण हो जाएगा, जो 25 दिसंबर 2014 में चला था। कब चला था? 25 दिसंबर 2014 को चला था। और इस 7 रोगों के लिए था। किसके लिए? आप सुना होगा तापेदिक, पोलिया, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, परटूटिस, टेटनस और खसरा। ओके, इन्हीं के लिए ये टीका चलाया गया था। तो आप याद रखिएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है? अर्थात स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना का अब नाम क्या हो गया है? तो आप बताइए कि स्वर्ण जयंती ग्राम योजना का नाम अब क्या कर दिया गया है? ओके, तो बताइए ये किसमें? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना कर दिया गया, ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया, या जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, या संपूर्ण ग्रामीण योजना कर दिया गया। तो इसको क्या कर दिया गया? आपको नाम बताना है कि जो ये, तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदलकर 3 जून ये इसका क्या दिया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 3 जून 2011 को किया गया है। 3 जून 2011 को। और कहाँ पर किया गया था? राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले। ये किसके अंतर्गत आता? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना आती है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। ओके, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आइंस्टीन किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सापेक्षता सिद्धांत के लिए, फोटोटेलिक प्रभाव के लिए, विशिष्ट ऊष्मा के लिए, ब्राउनिंग गति के लिए। तो आइंस्टीन को जो पुरस्कार मिला था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत के लिए मिला था। किसके लिए मिला था और ये कब मिला था? 1921 में इनको ये मिला था। ओके, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आया ये, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार कब जीता था? 1951 में, 1958 में, 1962 में, 1954 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। कब? 1951 में। ओके, और ये खेल पहली बार 1951, और ये एशियन कहाँ पर आयोजित? नई दिल्ली में पहली बार आयोजित किए गए थे, नई दिल्ली में। ओके, एशियन खेल। ओके, और भारत इसमें तालिका में तब 2य स्थान पर था उस बार जब शुरुआत। 2य स्थान, पहला चाइना था, दूसरे में भारत था। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कि अगला क्वेश्चन ये रहा, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दिवस में किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में
सीमा सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ओके, तो आप बताइएगा कब मनाया जाता है। कोई क्वेश्चन छूट गएगा देखता हूँ मैं। अच्छा हाँ, ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अर्थात बीसीसीआई की स्थापना, बीसीसीआई इसका मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई वानखेड़े में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना की गई थी 1928 में। बच्चों कब की गई थी? 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष वर्तमान में रोजर बिन्नी है। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत की सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस निम्न में किस तिथि को मनाया जाता है? भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप बताइएगा। ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है और ये 1965 से मनाया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में की गई थी। ओके, अगला, और KF रुस्तम जी के नेतृत्व में की गई थी। अगला ये बताना है, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, विवेक देवराय, अभिषेक मनु सिंघवी, नरेंद्र मोदी। तो इसके हैं नरेंद्र मोदी, इसके हैं एग्जाम वॉरियर्स उनकी बुक है। ओके, अब अगला, बगदाद की राजधानी क्या है? बगदाद की राजधानी है क्या थी बताइए? बगदाद की राजधानी इराक, बगदाद इराक में पड़ता है। चीन की आप जानते होंगे, चीन की क्या है आप जानते होंगे? बीजिंग है, चीन की है बीजिंग है। रूस की आप जानते होंगे क्या है? रूस की मॉस्को है, रूस की मॉस्को है। और थाईलैंड क्या है? तो आप बता दें बैंकॉक, थाईलैंड की बैंकॉक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया था? इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया था? तो आईपी का किसने किया था? तो आप बताइए, इसका आविष्कार किसने किया? श्रे विंट सर्फ ने। किसने किया था? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, विंट सर्फ ने किया था। ओके, सभी दोस्तों को मेरा थैंक यू, धन्यवाद। हमारी क्लास यहीं तक थी और अपने आप को जांचिए और परखिए आप कितना क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके।